गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन का डिस्कशन कंप्लीट किया था और अब मैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आप नोट करो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें नोट करो, लिखो those reactions in which same organic compound those reactions in which same organic compound those reactions in which same organic compound undergo oxidation and reduction simultaneously undergo oxidation and reduction simultaneously undergo oxidation and reduction simultaneously are called disproportionation reaction are called disproportionation reaction are called disproportionation reaction। तो बोले कि ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पे सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, तो हम उस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे लिखो, फॉलोइंग थ्री रिएक्शंस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। फॉलोइंग थ्री रिएक्शंस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। फॉलोइंग थ्री रिएक्शन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। नंबर 1, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। नंबर 2, टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको रिएक्शन। एंड नंबर 3, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इसके नाम में तो कंडेंसेशन आ रहा है, बट है यह डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके मतलब दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है और उससे एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको कंडेंसेशन बोल रहे हैं। बट एज सच ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये तीन रिएक्शन है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में कंसिडर की जाती हैं। कैनिजारो रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कैनिजारो रिएक्शन का है। तो आप नोट करो, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इसी में टाइम लगना है, बाकी तो सब कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। तो नोट करो कैनिजारो रिएक्शन का डिटेल, देखो, when an aldehyde containing no alpha hydrogen, when an aldehyde containing no alpha hydrogen, when an aldehyde containing no alpha hydrogen is treated with
is treated with when an aldehyde containing no alpha hydrogen is treated with concentrated alkali. अब ध्यान देना, कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने डाइल्यूट एल्काली यूज किया था, यहां पे हम कंसंट्रेटेड एल्काली को यूज कर रहे हैं. When an aldehyde containing no alpha hydrogen is treated with concentrated alkali, then the formation of disproportionation product, alcohol and carboxylic acid takes place. Then the formation of disproportionation product, alcohol and carboxylic acid takes place. And carboxylic acid takes place after acidification. After acidification. तो बोल रहे कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो भी कब होगा? एसिडिफिकेशन के बाद होगा. तो एक बार जरा आप इस रिएक्शन को लिख लो. जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो. तो जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड को कंसीडर किया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो फॉर्मल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल यूज किए. इसको हमने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन करा दिया. कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा दिया. अब देखो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है और वो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. तो इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा. अब ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन. इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन. अब देखो बात आती है कैनेजारो रिएक्शन की क्या क्या एक्सेप्शंस हैं. तो आप लिखो एक्सेप्शन टू कैनेजारो रिएक्शन. एक्सेप्शन टू कैनेजारो रिएक्शन. एक्सेप्शन टू कैनेजारो रिएक्शन. एक्सेप्शन टू कैनेजारो रिएक्शन. अब देखो 2 एक्सेप्शन यहां पे ऑब्जर्व होते हैं कैनेजारो रिएक्शन के. नंबर 1 लिखो. नंबर 1 लिखो, ट्राईहैलोजिनेटेड एसिटल्डिहाइड. ट्राईहैलोजिनेटेड एसिटल्डिहाइड. ट्राईहैलोजिनेटेड एसिटल्डिहाइड. Trihalogenated acetaldehyde has no alpha hydrogen. Trihalogenated acetaldehyde has no alpha hydrogen. Still it cannot participate. Still it cannot participate in Cannizzaro reaction. Trihalogenated acetaldehyde has no alpha hydrogen. Still it cannot participate in Cannizzaro reaction. आगे इसे में लिखो, instead of Cannizzaro reaction,
instead of Cannizzaro reaction, it produces haloform. Instead of Cannizzaro reaction, it produces haloform under similar conditions. Instead of Cannizzaro reaction, it produces haloform under similar conditions. तो Cannizzaro रिएक्शन की जगह पे वो सिमिलर कंडीशन में हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। तो अब जैसे देखो हमारे पास है CH3 CHO, ठीक है, CH3CHO को हमने कंसिडर किया है और इसको हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते। तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करने पे ये फॉर्म कर लेता है हैलोफॉर्म, एक मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म का प्रोड्यूस करता है और एक मॉलिक्यूल ये फॉर्म करता है। अगर हम इसके बाद एसिडिफिकेशन करा दें, क्योंकि दोनों स्टेप हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, तो एसिडिफिकेशन करा दे तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है फॉर्मिक एसिड का। ये बेसिकली हैलोफॉर्म टेस्ट जो मैंने बताया था उसी का लास्ट स्टेप यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि इसको कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा एक्सेप्शन लिखो, कैनिजारो रिएक्शन का सेकंड एक्सेप्शन लिखो, 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल has one alpha hydrogen, has one alpha hydrogen. Still 2-methyl propanol has one alpha hydrogen. Still it can participate in Cannizzaro reaction. Still it can participate. Still it can participate in Cannizzaro reaction. अब इस कंपाउंड के रिगार्डिंग स्पेशल ये है कि ये कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए यहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। डिसाइड होगा कि आपने डाइल्यूट एल्काली यूज किया है या कंसंट्रेटेड एल्काली यूज किया है। तो अगर इसके दो मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करते हो और आप इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हो, उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा देते हो, तो यहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एल्कोहल बनेगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और अगर आप इसको डाइल्यूट एल्काली के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, अगर आप इसको डाइल्यूट एल्काली के साथ ट्रीट करते हो, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करने पे ये फॉर्म कर लेगा एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CHOH CHOH CCH3 CH3 CHO। अब अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो हीट करने पे ये डिहाइड्रेट भी हो सकता है, बट ये यहां से, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इधर से डिहाइड्रेट नहीं होगा, बल्कि वो इस साइड से डिहाइड्रेट हो सकता है।
अगर इधर से डिहाइड्रेट होता ना तो डिहाइड्रेशन इजिली हो जाता, क्योंकि तब जो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता वो इसके साथ कंजुगेशन में होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे नहीं आएगा। डबल बॉन्ड आएगा तो इधर आएगा। तो ये दो एक्सेप्शन है बेटा कैनेजारो रिएक्शन के। पहला एक्सेप्शन आपने ये देखा कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी वो कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। जबकि दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट वो अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। तो ये दो एक्सेप्शन है कैनेजारो रिएक्शन के जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। तो इसमें नोट करो, डिपेंडिंग अपॉन the number of aldehydic molecule involved, depending upon the number of aldehydic molecule involved, depending upon the number of aldehydic molecule involved, Cannizzaro reaction are further classified. Cannizzaro reaction are further classified. Cannizzaro reaction are further classified into following two categories. Into following two categories. Cannizzaro reaction are further classified into following two categories. Number one, intermolecular Cannizzaro reaction. Intermolecular Cannizzaro reaction. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन किसको बोलते हैं? नोट करो, लिखो, इफ कैनिजारो रिएक्शन अकर्स between two molecule of aldehyde having no alpha hydrogen, two molecule of aldehyde having no alpha hydrogen, then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. ठीक है, तो अगर कैनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इन्वॉल्व हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। ठीक है, आगे लिखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड into following two categories. It is further classified into following two categories. It is further classified into following two categories. Number one, self Cannizzaro reaction. Self Cannizzaro reaction.
तो इसमें लिखो if Cannizzaro reaction occurs, if Cannizzaro reaction occurs between two same molecule of aldehyde, between two same molecule of aldehyde having no alpha hydrogen, having no alpha hydrogen, then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. अब यहाँ पे मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताने जा रहा हूं. देखो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया, फिर हमने करा दिया एसिडिफिकेशन. तो क्या हुआ भाई, एक मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मिक एसिड और दूसरा मॉलिक्यूल बन गया मेथनॉल. मतलब एक ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हो गया. ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. देखो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंसंट्रेटेड NaOH को यूज करें तो कंसंट्रेटेड NaOH से OH नेगेटिव मिला और ये OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा ये बन गया. ठीक है, तो ये बन गया. अब इसके बाद क्या होता है बेटा, कंसंट्रेटेड एल्काली यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फर्दर एक OH नेगेटिव को यूज करते हैं. ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको एक अच्छा हाइड्राइड डोनर बना देता है. इसको एक अच्छा हाइड्राइड डोनर बना देता है. अब कैसे बना देता है आप अभी समझ जाओगे. देखो, यहां पे आप देख रहे हो कार्बन पे दो O नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है. कार्बन पे दो O नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है. इन O नेगेटिव ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है. ये जो O नेगेटिव ग्रुप्स आप देख रहे हो, ये O नेगेटिव ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट कार्बन के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी. इससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है और पोलर कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है कैनिज़ारो रिएक्शन का. यही कैनिज़ारो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है. इसमें होता क्या है, एक हाइड्राइड ग्रुप यहां से माइग्रेट करके इस कार्बन पे अटैक करता है और यहां से लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आ जाएगा. ये हाइड्राइड ग्रुप यहां से माइग्रेट करके इस कार्बन से अटैच होता है और ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आ जाता है. तो यहां पे बन जाएगा एक तो फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन बन गया. और इधर अगर आप देखोगे तो ये मिथॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है. मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन. ठीक है, तो यहां पे मिथॉक्साइड आयन बन जाएगा और फॉर्मेट आयन बन जाएगा. अब देखो बेटा,
ये इधर हमने वाटर को का रिमूवल देखा है, ये वाटर कंबाइन करेगा इस मिक्सचर के साथ, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा बेसिक होगा वो वाटर से पहले रिएक्ट करेगा। तो ज्यादा बेसिक इन दोनों में अगर आप देखोगे तो मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ फॉर्मेट आयन, इसलिए पहले यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन ले लेता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन हमने जो वहां पे यूज किया था, उस हाइड्रोक्सिल आयन का रीजनरेशन हो गया और यहाँ पे अब बन गया फॉर्मेट आयन का एक मॉलिक्यूल, मतलब एक यूनिट फॉर्मेट आयन का और एक यूनिट मेथेनॉल का, एक यूनिट मेथेनॉल का। मैकेनिज्म के स्टेप्स को अच्छे से समझना क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, एसिडिफिकेशन स्टेप। तो एसिडिफिकेशन स्टेप में क्या होता है, ये फॉर्मेट आयन H पॉजिटिव लेकर के फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एक बात देख सकते हो कि ये एसिड का जो प्रोटॉन है, एसिड के अंदर ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है, मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड H पॉजिटिव जो हम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम एसिड H पॉजिटिव। और मेथनॉल में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है, ठीक है, मेथनॉल में ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है, ये कहां से आया बेटा, ये आया है फ्रॉम, वैसे तो आपको लग रहा होगा वाटर से, बट ये आया है फ्रॉम NaOH। जो एल्कैली हम यूज कर रहे हैं ना, उस एल्कैली से ये मिला है, ये हाइड्रोजन NaOH से मिला है और ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो वो एसिड से आया है। तो एक बार आप सारे स्टेप को फिर से देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म के जो सारे स्टेप हैं वो उसको फिर से देखो। सबसे पहले क्या हुआ, जो एल्डिहाइड हमने कंसीडर किया उस पे एल्कैली का हाइड्रोक्सिल आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, पहला अटैक ये हुआ। उसके बाद ये बन गया, अब फर्दर OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेता है क्योंकि हमें इसको एक अच्छा हाइड्राइड डोनर बनाना है, इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड एल्कैली यूज किया जा रहा है, डाइल्यूट एल्कैली से बात नहीं बनेगी। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को लेकर के इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, जहां पे कार्बन से 2 O नेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं। O नेगेटिव जो है दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो इससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है और पोलर कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, हाइड्राइड माइग्रेट करके दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो अब देखो, ये हाइड्राइड डोनर है और ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है। तो जो हाइड्राइड डोनर है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एज सच अगर आप देखो तो यहाँ पे रिडॉक्स स्टेप यही है, इसमें ये हाइड्रोजन दे रहा है और ये हाइड्रोजन ले रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन हाइड्राइड देगा और कौन हाइड्राइड लेगा, जिसपे एल्कैली का अटैक हो रहा है। ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसपे एल्कैली का अटैक हुआ है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जिसपे अटैक कर रहा है, वही मॉलिक्यूल हाइड्राइड डोनर होगा, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व है वो हाइड्राइड एक्सेप्टर होगा, और जो हाइड्राइड डोनर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो हाइड्राइड एक्सेप्टर है वो रिड्यूस होगा। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये हाइड्राइड डोनर है और ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्सेप्टर है। तो हाइड्राइड डोनर है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब एक चीज आप और देखो बेटा, ये जो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल में कार्बन से टोटल
जो है ये अगर कार्बन से की हम बात करें तो कार्बन से कम एक हाइड्रोजन जरूर अटैच होगा। जैसे देखो अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड है तो एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड क्या, अगर बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड में यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन वहां पे एल्डिहाइड में पहले से प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ये माइग्रेट करके आ रहा है। मींस जो एल्कोहल फॉर्म होगा उस एल्कोहल के अंदर दो हाइड्रोजन ये कम से कम होंगे, उनमें से एक हाइड्रोजन पहले से एल्डिहाइड का पार्ट रहेगा और एक हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करके आ रहा है, मतलब हाइड्राइड डोनेशन जो हो रहा है उसके थ्रू मिल रहा है एल्कोहल में। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे मेथनॉल बना है तो मेथनॉल में दो हाइड्रोजन तो फॉर्मल्डिहाइड के हैं और एक हाइड्रोजन आया है माइग्रेशन के थ्रू। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम होगा ना तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा। तो ये सारी बातें जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ये सब ध्यान देने की है, इसी की वजह से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप तो जो है मतलब आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मिथॉक्साइड आयन बना है उस मिथॉक्साइड आयन में एक हाइड्रोजन माइग्रेशन के थ्रू आया है और दो हाइड्रोजन पहले से फॉर्मल्डिहाइड वाले प्रेजेंट थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस मिथॉक्साइड आयन ने वाटर से हाइड्रोजन लिया है। अब ध्यान देना बेटा, ये वाटर कहां से आया, जरा देखो इसको, ये वाटर कहां से आया, ये वाटर आया, ये OH नेगेटिव ने दूसरे OH का हाइड्रोजन लिया है और ये OH कहां से आया, ये OH भी एल्काली से आया। ध्यान दो, ये OH यहां से देखो, इसका जब अटैक हुआ तब ये OH आया और उसी OH का हाइड्रोजन को फर्दर OH नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया तो वाटर बना है। और यही वाटर आप देख रहे हो कि इसी वाटर से इसने हाइड्रोजन लिया है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जो एल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है वो हाइड्रोजन एल्काली से आया है, ये हाइड्रोजन एल्काली से आया है और ये जो फॉर्मेट आयन बना है उसमें ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ वो एसिडिफिकेशन से है। अब बेटा बताओ, ये सारी बात आपको समझ में आ गई? ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आपको क्लियर हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप समझ लेना। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन की इंपॉर्टेंस है ना, वैसे ही कैनिजारो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। और ये दो ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें लगभग एक ट्रेंड बना रहता है। स्पेशली मैं अगर जेई एडवांस के पेपर की बात करूं तो जेई एडवांस में मैंने देखा है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक साल अगर एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन पूछा गया तो अगले साल कैनिजारो रिएक्शन पे पूछा गया। ऐसा ट्रेंड बहुत टाइम तक मेंटेन था, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब ये दो ऐसी रिएक्शंस है बेटा जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछे गए। और अगर आईआईटी एग्जाम में पूछे गए तो नेचुरल सी बात है कि वही ट्रेंड आपको बाकी एग्जाम्स में भी फॉलो होता हुआ मिलेगा, क्योंकि कई बार जो है आपने देखा होगा कि आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है दूसरे एग्जाम में। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, एक आपसे जो है एक बात डिस्कस करनी थी। हो सकता हो संजय सर ने भी आपसे बात किया हो। बेटा अब तो देखो सिलेबस जो है वो फिनिश होने को है ऑलमोस्ट, ठीक है। हम लोग एंड में आ चुके हैं, बस समझ लो कि एक तरीके से कैंडल जो है वो बुझने ही वाली है, अंतिम स्टेज पे है। तो अब क्लासेस का दौर तो अब खत्म होगा, लेकिन अब इसके बाद शुरू होगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस और टेस्टिंग का दौर, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस और टेस्टिंग,
मतलब जो इम्पोर्टेंस क्लासेस की रही है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ टेस्टिंग का और सेल्फ प्रैक्टिस का रहेगा। अगर आपने एक अच्छा रिवीजन शेड्यूल बना करके, ठीक है, और आगे जो भी टेस्ट होंगे, जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे और जो टेस्ट आपको और दूसरे रिसोर्सेज से मिलेंगे, अगर आप उन टेस्ट को एक प्लान्ड मैनर में आप अगर उनको फॉलो करते हो, तो आप समझ लेना कि आपकी जो रैंक है, जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। आप ये समझ लो कि जितना गेन आपने अभी इस स्टेज तक किया है, उसमें कम से कम 20% का इंक्रीमेंट आगे टेस्टिंग के थ्रू होने वाला है। अगर सही तरीके से आपकी टेस्टिंग हो गई, तो समझ लो कि इस परफॉर्मेंस में आप 20% का इंक्रीमेंट और कर जाओगे अपने फाइनल परफॉर्मेंस में। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि अगर आपने ये काम नहीं किया, तो इतना इतना या इससे बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। आप अभी जहां भी स्टैंड कर रहे हो, अगर आपने इसके बाद अपना रिवीजन शेड्यूल को परफेक्ट तरीके से परफॉर्म किया, अगर आपको रिवीजन शेड्यूल बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप हम लोगों की हेल्प ले सकते हो। आप सेंटर पे आकर के जो है हमसे बात करके अपना पूरा रिवीजन शेड्यूल जो है बनवा सकते हैं, हम लोग उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप अपना रिवीजन से, इनफैक्ट हम लोग टेस्ट भी कुछ इस तरीके से टेस्ट सीरीज अभी आगे उसकी प्लानिंग करेंगे, जिससे कि आप जो है उसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर पाओ। इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि सारे के सारे एग्जाम जो है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, तो सारे के सारे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। मेडिकल स्ट्रीम के लिए अभी जो है कोई गाइडलाइन अभी क्लियर कट आई नहीं है, बट नॉन मेडिकल स्ट्रीम में तो आपने देखा अभी जेई मेंस का भी पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है कि 4 पेपर की बात इन्होंने की है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में, ठीक है। और 4-4 दिन जो है वो पेपर होंगे। तो अब इसके बाद आप समझ लो, अगर आप फरवरी वाला पेपर को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास पूरे 2 महीने अवेलेबल है, ठीक है, कंप्लीट 2 मंथ आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप ये 2 मंथ में अपना एक सही रिवीजन करके, और आप 25, मैं बोलता हूं कि अगर 25-30 फुल टेस्ट जो है आप फाइनल एग्जाम से पहले अगर आप दे देते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसी प्रोसेस में मैं आपको बोलूंगा, एक टेस्ट सीरीज है जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो ऑनलाइन जो जो भी टेस्ट सीरीज है उनमें सबसे अच्छी एनालिसिस जिसकी देखने को मिलती है वो है एम्बाइब की टेस्ट सीरीज। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अप्रोच किया था टेस्ट के लिए, और उन्होंने खुद ही जो है एक्सप्लोर किया था कि एम्बाइब की टेस्ट सीरीज है और ये एम्बाइब की टेस्ट सीरीज जो है क्या हमें लेनी चाहिए। तो उसके बाद जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्बाइब की टेस्ट सीरीज के कई सारे स्पेशल फीचर्स हैं। वैसे उसका डिटेल के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो भी हम शेयर कर देंगे जो एम्बाइब की तरफ से ही हमारे पास अवेलेबल है। उससे आपको काफी हद तक जो है आइडिया लग जाएगा। उस टेस्ट सीरीज में क्या है कि वो जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो मिनी टेस्ट भी होते हैं, और वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं। मतलब सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकता है, और एक सब्जेक्ट का टेस्ट हो सकता है, 2 सब्जेक्ट या तीनों सब्जेक्ट के भी टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, अब रिवीजन करते हुए आपने जैसे टोटल जो है 10 कॉन्सेप्ट है, और आपने कोई 4 कॉन्सेप्ट जो है तैयार कर लिया। अब आप चाहते हो कि उन 4 कॉन्सेप्ट पे आपको टेस्ट मिल जाए, तो वो टेस्ट जो है आप जितने ड्यूरेशन का चाहोगे आप उस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात उस टेस्ट सीरीज में क्या है, उनकी एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे कि आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद फिर जब एनालिसिस शुरू होगी, तो उसमें एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया,
ये तो खैर आप जो टेस्ट देते हो उसमें भी पता चल जाता है, हम लोगों का जो ऐप है उसमें भी पता चल जाता है कि आपने कितना टाइम लगाया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना टाइम लगाया, आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियली आपको कितना टाइम लेना चाहिए। ठीक है, आइडियली आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए था, आपने कितना टाइम लगाया, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, और ये सारा डेटा उनके पास कैसे आता है, ये सारा डेटा उनके पास आता है जो उनके पास जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर अब तक उस टेस्ट में या उस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, उनमें से कितने कितने स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, कितने स्टूडेंट ने गलत आंसर किया है, उन्होंने कितना टाइम लगाया है, वो सारा डेटा को एनालाइज करते हुए फिर वो आपका जो अटेम्प्ट है उसको कंपेयर करते और उसके बेसिस पे कंक्लूड करते। और एक और अच्छी बात कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो एक ऑप्शन उसमें ये भी होता है कि आप उन्हीं के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब अटेम्प्ट में वो आपको पहले एक हिंट देंगे, आप उस हिंट के बेसिस पे आगे प्रोसीड करोगे, सॉल्व करोगे। अगर मान लो फिर से आप कहीं किसी स्टेज पे जाके फंसते हो, फिर आपको एक हिंट मिलेगा, फिर आप और आगे बढ़ोगे। इस तरीके से हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो पूरा स्टेप बाई स्टेप जो है आपको गाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा भी एक फीचर है उस मतलब जो है टेस्ट सीरीज में। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन अगर आप देखोगे उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के, तो वो 10,000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 10,000 की। लेकिन इंस्टीट्यूट्स के साथ जब वो टाई अप करते हैं, जहां पे उनको लगता है कि बल्क में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो टेस्ट जो है बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है इंटरेस्ट दिखाते हो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ऐसी सिचुएशन वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगी। आप ये समझ लो कि वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो लगभग 2,000 के आसपास कुछ होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद जो है वो करोगे, तमाम तरीके के डिस्काउंट के बावजूद भी वो टेस्ट जो है आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो अगर आप लोग जो है इंटरेस्ट दिखाते हो, तो मुझे आप जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जो भी जो है अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप उसको कंफर्म करो। ठीक है, जिससे मैं जो है उनसे बात करके वो टेस्ट आपके स्टार्ट कर दूं। ठीक है बेटा। ठीक है, जिनको भी रिक्वायर्ड है, जो भी उस टेस्ट को लेना चाहते हैं, ध्यान देना उसमें मेडिकल टेस्ट सीरीज, नॉन मेडिकल टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। नॉन मेडिकल टेस्ट में मैं आपको बता दूं, मैंने आगे चल देखा है स्टूडेंट्स के साथ कि वो बिटसेट का जो पेपर होता है, बिटसेट के पेपर के हिसाब से जो टेस्ट आते हैं और उनको मिलता नहीं है। तो उसमें बिटसेट के हिसाब से पेपर आपको अलग मिल जाएगा, जेई मेंस का पेपर अलग मिल जाएगा, जेई मेंस के टेस्ट अलग होते हैं, जेई एडवांस के टेस्ट अलग होते हैं, हर टाइप के टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। और ये जो टेस्ट पोर्टल है, ये आपके लिए 1 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। 1 साल के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा, तो आप 1 साल तक उसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो फर्दर जो है एग्जाम में कोई डिले होता है, तो भी आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, HCDCOD, DCOD, हमने इसको कंसिडर किया। इसको हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको T पॉजिटिव से रिएक्ट करा रहे हैं, T पॉजिटिव से रिएक्ट करा रहे हैं।
अब बताओ जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। DCOO प्लस DCHOH। ओके, तो आप ये सही बता रहे हो। एक तो आप देखो कि जो एसिड में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप अटैच होगा वो एसिडिफिकेशन के थ्रू आएगा, तो मतलब OT होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे दो ड्यूटेरियम है, एक तो माइग्रेट करेगा, दूसरा अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो DCOOT एक तो ये बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे DCOD होगा, उस पे OH नेगेटिव का अटैक हुआ। आप चाहो तो यहीं पे मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। देखो जैसे ये है तो इससे ये बन गया, फिर OH नेगेटिव ने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया तो ये बन गया। अब आप देखो ये ड्यूटेरियम माइग्रेट करके यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बन गया DCOO नेगेटिव, और इधर CD3O नेगेटिव बन जाएगा, CD3O नेगेटिव, CD3O नेगेटिव। अब CD3O नेगेटिव यहाँ पे H2O है, तो H2O से H पॉजिटिव लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CD3OH, CD3OH। और इधर क्या है DCOO नेगेटिव, DCOO नेगेटिव T पॉजिटिव से कंबाइन करके यहाँ पे बना लेगा बेटा DCOOT, DCOOT। तो ये फॉर्म होगा, इसका मतलब DCOOT प्लस CD3OH, ये फॉर्म होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया बेटा सबको? ये समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को कंसीडर करते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का, और इसको हमने कंसंट्रेटेड NaOD के साथ हीट किया और फिर हमने करा दिया एसिडिफिकेशन, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा?
बोलो भाई। C6H5COOH, C6H5CHD, C6H5COOH, C6H5CHD, OD, ओके। देखो, एक तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से ये H पॉजिटिव जुड़ना चाहिए, मतलब C6H5COOH बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिफिकेशन के थ्रू आता है। दूसरा बनेगा एल्कोहल। अब एल्कोहल में क्या होगा बेटा, एक तो ये फिनाइल जुड़ेगा एल्कोहल में, एक हाइड्रोजन जो पहले से है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करके आएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके आएगा, तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करके आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, वही माइग्रेट करके आएगा। कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो माइग्रेट करके आएगा ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो एल्काली से आता है। तो C6H5COOH प्लस C6H5CH2OD बनना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने गलत आंसर किया था, तो ये बनना चाहिए C6H5COOH प्लस C6H5CH2OD का फॉर्मेशन होगा। आपने यहां भी ड्यूटेरियम लगाया हुआ कार्बन से, तो कार्बन से ड्यूटेरियम अटैच नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये तो बात हो गई सेल्फ कैनेजारो रिएक्शन की। अब आप लिखो क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन लिखो। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में लिखो, इफ कैनेजारो रिएक्शन occurs between two different molecule of aldehyde having no alpha hydrogen, then it is called cross Cannizzaro reaction. आगे लिखो, it is further classified into two categories. इसमें फर्स्ट केस लिखो। if one of them is formaldehyde, फिर यहाँ पे लिख लेना then formaldehyde always undergo oxidation. वैसे तो देखो एल्डिहाइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनमें भी फॉर्मल्डिहाइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड का जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, वो सबसे अच्छा हाइड्राइड डोनर होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जो इंटरमीडिएट है वो सबसे अच्छा हाइड्राइड डोनर होता है, इसलिए अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड ही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर बेंजल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं
और फिर हम एसिडिफिकेशन कराते हैं। बेंजल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा और ये रिड्यूस होकर के एल्कोहल। तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो बेंजाइल एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो एक केस ये हो गया जिसमें एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का है और दूसरा अदर एल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे एल्डिहाइड को रिड्यूस होना होगा। इसमें दूसरा केस लिखो, सेकंड केस लिखो, इफ नन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, if none of them is formaldehyde, then mixture of the product are obtained. अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है एक मॉलिक्यूल हमने बेंजल्डिहाइड का कंसीडर किया है और एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है 2-मिथाइल प्रोपेनल का, 2-मिथाइल प्रोपेनल, और इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। तो कैसे देखो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब यहाँ पे देखो, दो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किए, दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। तो फर्स्ट का ऑक्सीडेशन हुआ एक बार और सेकंड का रिडक्शन हुआ, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, फर्स्ट का ऑक्सीडेशन और सेकंड का रिडक्शन। ठीक है, फर्स्ट का ऑक्सीडेशन और सेकंड का रिडक्शन। और दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रिडक्शन और सेकंड का ऑक्सीडेशन। फर्स्ट का रिडक्शन, एक मिनट, सेकंड का यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, CH2OH, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार फर्स्ट का रिडक्शन हुआ और सेकंड का ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार सेकंड का रिडक्शन हुआ और फर्स्ट का ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरीके से ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो वो ये इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन अच्छा हाइड्राइड डोनर है। तो आप जैसे देखो, हाइड्राइड डोनर करके, हाइड्राइड डोनर बनने की क्या सिचुएशन होगी, देखो जैसे ये इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, पहला वाला, और दूसरा वाला इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH CH3 C O नेगेटिव H। अब बताओ बेटा, इनमें कौन बेटर हाइड्राइड डोनर है, फर्स्ट और सेकंड? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन अच्छा हाइड्राइड डोनर है, बोलो।
हाँ, सेकंड बेटर हाइड्राइड डोनर है इसलिए क्योंकि देखो इसका भी प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, इसका भी प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, इसका भी प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? जबकि इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों का प्लस आई होगा जबकि इसका माइनस आई होगा, तो इसलिए सेकंड बेटर हाइड्राइड डोनर है। और अगर सेकंड बेटर हाइड्राइड डोनर है तो सेकंड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, मेजर प्रोडक्ट के लिए सेकंड ऑक्सीडाइज होगा और फर्स्ट रिड्यूस होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? अब देखो ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन की। फटाफट आप लिख लो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन, नोट करो, लिखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, this reaction is given by dialdehyde, this reaction is given by dialdehyde, this reaction is given by dialdehyde or ketoaldehyde having no alpha hydrogen. This reaction is given by dialdehyde or ketoaldehyde having no alpha hydrogen. This reaction is given by dialdehyde or ketoaldehyde having no alpha hydrogen. आगे को it is further classified into following two categories. रिएक्शन, अब सेल्फ कैनेजारो रिएक्शन का एग्जांपल में देखो बेटा, जैसे ये है हमारे पास ग्लाइऑक्सिल है, यहाँ पे कोई सैचुरेटेड अल्फा कार्बन नहीं है इसलिए सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अब अगर हम इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करें और फिर करा दें इसका एसिडिफिकेशन, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और जो रिड्यूस हुआ वो एल्कोहल बन गया, ये बन जाता है बेटा। इसी तरीके से देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मान लो ये कंपाउंड है, इसको हमने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया, फिर एसिडिफिकेशन करा दिया, तो इनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। मैकेनिज्म वही है जो आपने पहले देखा है, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सेल्फ कैनेजारो रिएक्शन। फिर इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन लिख लो, इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, इंटरनल क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन।
इसमें लिखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ketoaldehyde having no alpha hydrogen. Ketoaldehyde having no alpha hydrogen. जैसे देखो बेटा, हमारे पास ये कीटोएल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने क्या किया, इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया और फिर हमने इसका एसिडिफिकेशन करा। अब जब हम इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करेंगे और एसिडिफिकेशन कराएंगे, फिर इसमें क्या होगा, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन, तो एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और कीटोन रिड्यूस होगा। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसको क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड। ये बनेगा और ये रिएक्शन एग्जैक्टली बेंजिलिक रीअरेंजमेंट वाले पैटर्न से प्रोसीड करती है। जैसे इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक, फिर एक और OH नेगेटिव आकर के वहां से हाइड्रोजन ले लेगा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, C6H और इधर COO नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव, और फिर उसके बाद वो वाटर से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एसिडिफिकेशन से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो मतलब पूरी मैकेनिज्म बेंजिलिक रीअरेंजमेंट वाली, जैसा आपने बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में देखा था, वही मैकेनिज्म यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बेंजिलिक रीअरेंजमेंट स्पेशल केस है कैनिजारो रिएक्शन। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, बस 1 मिनट और लगेगा जिससे ये पूरा डिस्कशन घर से फिनिश हो जाए। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CHO, ठीक है, ये कंपाउंड है और हम इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये एक्सेस कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस हीट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट किया और फिर इसका एसिडिफिकेशन। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे हमने यूज किया है कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब कहीं ना कहीं ये कैनिजारो की तरफ रिएक्शन को ले जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तब तक कैनिजारो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ का सारा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव न हो। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे बार बार एल्डोल का फॉर्मेशन, जैसे OH नेगेटिव ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, ठीक है, फिर कार्बन आयन बना, कार्बन आयन इस पे अटैक करता है, तो एक CH2OH ग्रुप आ गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले ये बन जाएगा, यहाँ पे पहले ये बन जाएगा, एक मिनट, फिर उसके बाद एक और फॉर्मल्डिहाइड इस पे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा। ये IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक और फॉर्मल्डिहाइड इस पे आकर के जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा। अब आप देख रहे हो सारे अल्फा हाइड्रोजन फिनिश हो गए यहाँ पे, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब इसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब आप फॉर्मल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब इसको ट्रीट करोगे, तो अब इनके बीच में कैनिजारो रिएक्शन होगी,
और आपको पता है कि कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड अगर है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, तो मतलब इसको रिड्यूस होना हो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब आप देख लो कि यहाँ पे एक और CH2OH ग्रुप आ जाएगा, 3 CH2OH पहले से है और एक CH2OH और आ जाएगा, और जो लास्ट वाला फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिंग एसिड बनता है। ऐसे प्रोसीड करेगी बेटा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बात जो है क्लियर हो गई होगी। तो कैनिजारो रिएक्शन का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब टिस्टेंको रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए मैं आज ही आपको एक छोटा सा वीडियो जो है शेयर करूंगा, आधे घंटे का, जिसमें दोनों रिएक्शन का डिटेल होगा। तो उसको आप देख लोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कल की क्लास में एल्डिहाइड कीटोन की बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको कल फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। ओके बेटा।